नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गर्ग ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आइकन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आप इन वीडियोस को मिस ना करें। पिछले वीडियो में हमने देखा था पार्टनरशिप अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पार्टनरशिप फर्म की कुछ एसेंशियल्स, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, उसके रिलेशंस के बारे में समझा था। आज हम देखेंगे उसी इंट्रोडक्शन का पार्ट 2, जिसमें हम एक अलग तरह की पार्टनरशिप जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसके बारे में समझेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज एन इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 विद लिमिटेड लायबिलिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन। दोस्तों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म एक वो फर्म है जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर रजिस्टर्ड हुई है, उसके अंडर बनी है। इसमें पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है और जो फर्म है वो परपेचुअल सक्सेशन में होती है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और पार्टनरशिप फर्म किसी भी पार्टनर की डेथ, रिटायरमेंट से बंद हो जाती है जब तक कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो ये डिसाइड नहीं करते कि वो फर्म हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म तब तक चलती है जब तक कि उस फर्म को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर बंद ना किया जाए। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो फर्म कंटिन्यू चलती रहेगी। उस केस में पार्टनर्स को आपस में ये डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि वो फर्म कंटिन्यू करेंगे या नहीं। इट इज व्यूड as an alternative corporate business vehicle that provides the benefit of limited liability but allows its partner the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on a mutual arrived agreement। तो दोस्तों, इसमें existing partners corporate business की तरह अपने फर्म को चला सकते हैं और उसमें limited liability का बेनिफिट्स ले सकते हैं, जिससे उनकी पर्सनल एसेट्स किसी भी केस में फर्म की लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए यूज नहीं होगी। साथ ही साथ पार्टनर्स को ये आज़ादी मिलती है कि वो अपने पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर अपने म्यूचुअली अराइव्ड एग्रीमेंट के हिसाब से बना सकें। तो दोस्तों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तो हम वो देखें। LLP इज अ कॉर्पोरेट एंड लीगल एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। दोस्तों, LLP एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, लीगल एंटिटी है जिसकी एग्जिस्टेंस उसके पार्टनर से अलग है, क्योंकि किसी भी पार्टनर के डेथ से LLP की एग्जिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। एवरी LLP शुड हैव मिनिमम 2 पार्टनर्स। हर LLP फर्म में कम से कम 2 पार्टनर्स होने जरूरी हैं। वो पार्टनर्स इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 2 इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने जरूरी हैं, आउट ऑफ विच 1 शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, LLP में ये जरूरी है कि पार्टनर्स में कम से कम 2 पार्टनर्स इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो, जिसमें से एक इंडिया का रेजिडेंट हो। द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप 1932 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन LLP। पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस इस पे एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ये फर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर बनी है। LLP हैज ए परपेचुअल सक्सेशन। ये पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के डेथ या रिटायरमेंट पे भी कंटिन्यू रहेगी, ऐसा उनको म्यूचुअली डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और पार्टनर्स की लायबिलिटी, सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी इस केस में लिमिटेड है। पार्टनर्स ने जो पैसा एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया है, बिजनेस में लगाया हुआ है, वहीं तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। उनकी पर्सनल एसेट्स इसके लिए लायबल नहीं होंगी। किसके लिए? फर्म की लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए उनकी पर्सनल एसेट्स लायबल नहीं होगी। दोस्तों, हमने देखा था कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो। हालांकि रिटन एग्रीमेंट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो दोस्तों, अगर वो रिटन एग्रीमेंट करते हैं तो उस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं।
तो उसकी डेफिनेशन क्या है? द रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड हमें बनानी है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स क्या होने चाहिए, उस डीड में क्या कुछ कवर किया होना चाहिए। सबसे पहले जो भी फॉर्म वो बनाएंगे उसका नाम, उसका एड्रेस होना जरूरी है। दूसरा, उस फर्म के कौन कौन पार्टनर्स हैं उनका नाम और एड्रेस उस डीड में मेंशन होना जरूरी है। तीसरा, कि वो फर्म किस डेट से कंटिन्यू होगी, वो पार्टनर्स ने किस डेट को डिसाइड किया है कि वो मिलके एक फर्म बनाएंगे, क्योंकि उसी डेट के बाद पार्टनर्स की लायबिलिटी शुरू होती है फर्म के एक्शंस के लिए। तो दोस्तों, अगर ये चीज रिटर्न में होगी तो भी किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं होगा। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है कि उस फर्म के जो बैंक अकाउंट्स हैं उसको ऑपरेट करने के लिए क्या रूल्स होंगे। क्या सभी पार्टनर्स इंडिविजुअली उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, या कोई दो पार्टनर ज्वाइंटली करेंगे, या किसी पार्टनर को ऑथराइज नहीं किया गया है। हो सकता है कि एक फर्म में 3 पार्टनर हो जिसमें से सिर्फ 2 पार्टनर्स को ही ऑथराइज किया हो कि वो अपना बैंक का अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग रूल्स हमारे रिटर्न होने चाहिए। पांचवा, पार्टनर्स किस रेशियो में अपना प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे वो रेशियो भी उस डीड में मेंशन होनी चाहिए। 6वां पॉइंट है कि पार्टनर्स कितनी कितनी कैपिटल उस फर्म में लगाएंगे, कितना पैसा वो फर्म में लगाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई पार्टनर ज़्यादा पैसा लगा रहा है और दूसरा पार्टनर उसमें पैसा नहीं लगा रहा है या कम पैसे लगा रहा है, तो ये आपस में म्यूचुअली एग्री होता है और वो डीड में मेंशन हो सकता है। उसके बाद 7वां है कि पार्टनर्स को उनके काम के लिए कोई सैलरी मिलेगी या नहीं, या फिर जो पार्टनर्स जितनी सेल करेगा उस पर उसको कोई कमीशन मिलेगी या नहीं। दोस्तों, फर्म का कोई भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट फाइनली पार्टनर्स का ही होता है। वो पार्टनर्स एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई एक पार्टनर फर्म में ज़्यादा काम कर रहा है और उसने पैसा कम लगाया हुआ है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम उसको सैलरी भी दे सकते हैं, जिससे उसकी एफर्ट्स का उसको रिवॉर्ड भी मिल जाएगा और पार्टनर्स आपस में जो बचा प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। 8वां पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स एंड एनी लोन। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि पार्टनर्स फर्म में पैसा लगाएंगे, हो सकता है कि एक ऐसा पार्टनर हो जिसने फर्म में पैसा ज़्यादा लगाया है, तो वो चाहेगा कि मुझे प्रॉफिट में ज़्यादा शेयर मिले। लेकिन दूसरे पार्टनर हो सकते हैं जो उस बिजनेस में एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो वो भी चाहेंगे कि हमें फर्म के प्रॉफिट में शेयर मिले। तो उस केस में पार्टनर्स ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी, बिजनेस में लगी होगी, जो भी ड्राइंग्स होंगी और किसी तरह का कोई भी लोन अगर किसी पार्टनर ने फर्म को दिया है तो उस पे उसको ब्याज मिल जाएगा, जिससे उस पार्टनर को उसका कंपनसेट हो जाएगा। उसके बाद राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कि किस पार्टनर ने क्या काम देखना है, कौन सा पार्टनर सेल्स के लिए जाएगा, कौन सा पार्टनर परचेजेस के लिए जाएगा, कौन सा पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी सेल्स की कलेक्शंस करने के लिए, कौन पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा बैंक अकाउंट मेंटेन करने के लिए। ये सब कुछ जो भी ड्यूटीज और राइट्स हैं ये डीड में मेंशन होंगी। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन द फर्म, अगर फर्म डिसॉल्व होती है, डिसॉल्व किस केस में हो सकती है कि फर्म में 2 पार्टनर्स हैं और किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो दूसरा पार्टनर ये डिसाइड करता है कि वो अब इस फर्म में किसी और को पार्टनर ऐड नहीं करेगा, या फिर पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि हम इस फर्म को अब डिसॉल्व कर लेंगे, हम इसमें आगे काम नहीं करना चाहते। तो उस केस में जो पार्टनर्स की देनदारी है, अकाउंट्स की जो सेटलमेंट है वो किस तरह से होगी ये भी डीड में मेंशन होगा। हो सकता है कि डिसोल्यूशन के केस में फर्म को लॉस हो रहा हो, तो वो लॉस किस रेशियो में शेयर करेंगे, कैसे वो डिसाइड होगा, फर्म्स के ड्यूज किस तरह से पे होंगे, कौन सी एसेट को बेच के किस पार्टनर को पैसा दिया जाएगा, ये सब कुछ डीड में मेंशन हो सकता है। 11वां पॉइंट है कि अगर फर्म में किसी पार्टनर को एडमिट करना है या किसी पार्टनर को रिटायर करना है या किसी के पार्टनर की डेथ हो जाती है,
और बाकी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हम फर्म कंटिन्यू करेंगे, तो उस केस में वो रूल्स क्या फॉलो करेंगे? उस पार्टनर का जिसकी डेथ हो गई है या जो फर्म छोड़ के जा रहा है, उसकी कैपिटल हम किस तरह से पे करेंगे, और जो पार्टनर ऐड हो रहा है वो अपनी कैपिटल किस फॉर्म में लेके आएगा, वो कैसे फर्म में पैसा इंट्रोड्यूस करेगा, उसके रिगार्डिंग कोई भी रूल्स हैं वो हम डीड में कवर कर सकते हैं। और पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग कोई और मैटर हो वो भी हम डीड में नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि एक पार्टनरशिप डीड में हम क्या क्या पॉइंट्स कवर कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए इनमें से कोई भी पॉइंट पार्टनर्स अपनी डीड में कवर करना भूल गए, तो उस केस में उस पॉइंट को लेके किस तरह से सेटलमेंट होगी, उसकी क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी, वो हम आगे देखेंगे। फॉर एग्जांपल, पार्टनर्स ये लिखना भूल गए कि पार्टनर्स को उसकी कैपिटल पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस केस में क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी, आइए हम वो देखते हैं। अगर डीड किसी भी पॉइंट को लेके साइलेंट है, किसी भी टर्म को लेके साइलेंट है जो हम आगे कवर करेंगे, तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस एप्लीकेबल होती हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द फर्म आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स इन केस डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो irrespective of their capital contribution in the firm। पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि अगर पार्टनर्स ने ये म्यूचुअली एग्री नहीं किया कि वो प्रॉफिट या लॉस किस रेशियो में शेयर करेंगे, तो उस केस में फर्म का कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सभी पार्टनर्स में बराबर में बांटा जाएगा। इस केस में किस पार्टनर ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है इसका कोई भी महत्व नहीं रहेगा। जिस पार्टनर ने फर्म में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है उसको भी प्रॉफिट में बराबर का हिस्सा मिलेगा, और जिस पार्टनर ने फर्म में कोई भी पैसा नहीं लगाया या कम पैसे लगाए हैं उसको भी प्रॉफिट्स में बराबर का हिस्सा मिलेगा। दूसरा पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। No partner is entitled to claim any interest on the amount of capital contributed by him in the firm if deed is silent in this regard. Interest can be allowed when it is expressly agreed to by the partners। अगर हमारी डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखती, तो उस केस में किसी भी पार्टनर को कैपिटल पे ब्याज इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलता है जब ये पार्टनर्स के बीच में एक्सप्रेसली एग्री किया गया हो। अगर डीड साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मोरओवर द इंटरेस्ट इज पेबल ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एंड नॉट इफ द फर्म इंकर्स लॉसेज ड्यूरिंग द पीरियड। अगर डीड में लिखा भी हुआ है तो उस केस में इंटरेस्ट तभी देंगे जब बिजनेस का प्रॉफिट होगा। अगर फर्म में उस साल लॉस हुआ है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट है दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे हमने देखा था कि पार्टनर्स को कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर डीड में नहीं लिखा हुआ, उसी तरह से अगर हम उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं तो उसकी ड्राइंग्स पे भी किसी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। डीड में कहीं भी मेंशन नहीं है कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है या नहीं, तो उस केस में हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। दोस्तों, पार्टनर्स कैपिटल के अलावा फर्म को टेम्परेरी बेसिस पे एडवांस भी दे सकते हैं। अगर फर्म को कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए एडवांस चाहिए या लोन चाहिए तो कोई भी पार्टनर फर्म को लोन दे सकता है। तो इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस्ड सम मनी टू द फर्म बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, he shall be entitled to get an interest on amount at the rate of 6% per annum। तो दोस्तों यहाँ पे अगर पार्टनर ने फर्म को कैपिटल के अलावा
कोई और पैसा एज एडवांस दिया हुआ है, एज ए लोन दिया हुआ है, तो उस लोन पे उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, अगर वो डीड में नहीं लिखा हुआ। अगर डीड में मेंशन है तो जो डीड में एग्री किया गया है उस रेट पे मिलेगा, अगर डीड में रेट नहीं लिखा हुआ तो 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। और लास्ट में दोस्तों, रेम्यूनरेशन फॉर फर्म वर्क। अगर फर्म में 2 पार्टनर हैं और एक पार्टनर एक्टिवली उस फर्म का काम देख रहा है और दूसरा पार्टनर काम में नहीं इन्वॉल्व्ड, उसने सिर्फ फर्म में अपना कैपिटल लगाया हुआ है, तो उस केस में क्या उस पार्टनर को जो काम कर रहा है उसको किसी तरह की कोई सैलरी मिलेगी? नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट द सैलरी और अदर रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म अनलेस देयर इज अ प्रोविजन फॉर सेम इन द पार्टनरशिप डीड। तो दोस्तों यहाँ पर भी अगर डीड में किसी तरह की प्रोविज़न नहीं है तो किसी भी पार्टनर को किसी भी तरह की सैलरी नहीं मिलेगी। आज हमने देखा कि एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, उसमें फर्म्स की लायबिलिटी, पार्टनर्स की लायबिलिटी कहाँ तक होती है। एक पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं जो हम कवर कर सकते हैं, और अगर डीड किसी पॉइंट्स के रिगार्डिंग साइलेंट है तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस क्या एप्लीकेबल होंगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपके इस विषय में किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि उसका आपको टाइमली आंसर भी दे सकें ताकि आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, इससे हमें ये सहायता मिलेगी कि हम आगे की वीडियोस को और अच्छी तरह से बना सकें। धन्यवाद दोस्तों।